नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फाइनेंस फैक्ट्स के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। सरकार ने अभी थोड़े दिन पहले ही एक नई पेंशन स्कीम स्टार्ट की है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, जिसको उन्होंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम या शॉर्ट में यूपीएस का नाम दिया है। और यूपीएस को जारी करने का मेन मकसद जो था कि जो सरकार की जो पहली स्कीम थी एनपीएस, जिसके अंदर मैक्सिमम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है वो 2004 के बाद में कवर हो रहे हैं। तो एनपीएस का लगातार अपोजिशन हो रहा था, यानी कि विरोध हो रहा था। तो उसके परिप्रेक्ष्य में जो सरकार ने है यूपीएस पेश किया है। और एनपीएस को जो चेंज किया था वो ओल्ड पेंशन स्कीम को चेंज करने के लिए किया गया था। तो अब इन तीनों में से कौन-सा अच्छा है या इन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या सही है, क्या गलत है, उसके बारे में हम बात करें उससे पहले हमें तीनों स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए। एनपीएस के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियोज़ बहुत सारे डाल रखे हैं ग्रुप हमारे इस चैनल पे, जिसमें हमने डिटेल में स्टडी किया है कि एनपीएस में आपको कितना पेंशन मिलेगा, कितना आपका कंट्रीब्यूशन होगा, या बाकी डिटेल्स भी आप जाके चेक कर सकते हैं और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन हमको पहले पता होना चाहिए कि जो सरकार जो ओपीएस लाई थी, ओपीएस को चेंज क्यों किया गया और उसके बाद एनपीएस को क्यों चेंज किया गया। तो इन तीनों का डिफरेंस जानने से पहले हमको इन तीनों का मोटा-मोटा आइडिया होना चाहिए। तो जो पहले जो स्टार्टिंग में जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, जो सरकार चलाती थी, वो लाइफ लॉन्ग इनकम होती थी। यानी लाइफ लॉन्ग मतलब उसमें आपने एक बार गवर्नमेंट सर्विस आपने कंप्लीट कर लिया, आपने सुपरएनुएशन कंप्लीट हो गया आपका, तो गवर्नमेंट जो है वो आपको लाइफ लॉन्ग तक पेंशन देती थी। और अगर आप नहीं रहेंगे या जो एम्प्लॉयी जब वो खत्म हो जाता है तो उसके बारे में उसके डिपेंडेंट जो था उसको वो पेंशन मिलती थी। यानी कि ये पोस्ट रिटायरमेंट एक पेंशन प्लान था। लेकिन इसमें जो रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती थी वो 50% मिलती थी। किसकी? जो लास्ट ड्रॉन आपकी सैलरी है। लास्ट जो आपकी सैलरी होती थी, और सैलरी के कंपोनेंट में क्या-क्या आता है? सैलरी के कंपोनेंट में आपका बेसिक और डीए आपका कैलकुलेट किया जाता है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में 50% जो था लास्ट ड्रॉन सैलरी का कैलकुलेट किया जाता था और वो आपको लगातार सैलरी या लगातार पेंशन मिलती थी। और उस जो पेंशन मिलती थी उसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट या इलनेस रिलीफ जो था महंगाई का, वो भी मिलता था। यानी साल में 2 बार जो आपको डीए भी पेंशन में इंक्रीज़ करके मिलता था। अब ओल्ड पेंशन स्कीम जो हम बात कर रहे हैं, उसमें एक और अच्छी बात थी कि इसमें जो कंट्रीब्यूशन था गवर्नमेंट का साइड से या जो एम्प्लॉइज़ के साइड से वो नहीं था। यानी इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था गो एम्प्लॉइज़ का, उसको कोई कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता था। और उसके बाद में इसमें एक जीपीएफ का कॉन्सेप्ट भी था। जनरल प्रोविडेंट फंड का। इसमें आप जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है, वो जितना चाहे अपना एक लिमिट थी, उस लिमिट तक पैसा कटवा सकता था। और जो पैसा वो जो लास्ट में जो कॉर्पस क्रिएट होता था, उसका पैसा कटवाने का जो पूरी सैलरी का या पूरी जो सर्विस के दौरान, वो उसको लास्ट में रिटायरमेंट में लम्प सम के तौर पे मिल जाता था। और जीपीएफ को आप बीच में विथड्रॉल करवा सकते थे, इसके भी अलग-अलग रूल्स थे। तो जब एनपीएस जब आया तो एनपीएस में मेन दिक्कत क्या थी? एनपीएस का जो लोग सबसे ज़्यादा विरोध करते थे उसका एक कारण तो ये था कि इसमें जो है कंट्रीब्यूशन था। यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का कंट्रीब्यूशन हो रहा है खुद का 10% का, तो वो एक सबसे ज़्यादा विरोध किया जा रहा है। उसके बाद में इसमें जीपीएफ वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। यानी कि इसमें जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम में था जीपीएफ का, वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी कि लंप सम का जो लास्ट में रिटायरमेंट के टाइम पे मिलना था, वो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। तीसरा ये जो सबसे बड़ा था कि इसमें कोई भी एश्योरिटी नहीं थी। यानी एश्योर्ड पेंशन का कोई प्रावधान नहीं था। यहाँ पे जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉक मार्केट से लिंक था। और मार्केट में जब आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में उतार-चढ़ाव आता रहता है। तो जो मार्केट से रिलेटेड था, इसलिए तो आपका जो इन्वेस्टमेंट मार्केट में कर रही थी सरकार, उसकी वजह से जो रिटर्न आपको मिलने वाला था उसका कोई श्योरिटी नहीं था कि कितना मिलेगा। तो इसकी वजह से एनपीएस का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था और इसी को ध्यान में रखते हुए भी सरकार ने यूनिफाइड जो पेंशन स्कीम है वो लेके आई है। और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो हमारे चैनल पे डाल दिया है, आप जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें यूपीएस के बारे में डिटेल में चर्चा की गई है कि यूपीएस क्या है और सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में क्या डाला है। बट अगर हम बात करें यहाँ पे तीनों एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस के डिफरेंस की, तो उसके बारे में अगर हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि तीनों में से बेहतर प्लान कौन-सा था या अभी आने वाले टाइम में दोन तीनों में से बेहतर प्लान कौन-सा हो सकता है। तो अगर हम तीनों ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस इन तीनों के अगर कंपैरिज़न की बात करें और सबसे पहले अगर हम पैरामीटर लेते हैं, अलग-अलग पैरामीटर्स पे हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे, देखेंगे इनका कि अलग-अलग चीज़ों पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम जो मेन जो पेंशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है, जहाँ पे जिसके बारे में एनपीएस का बार-बार विरोध हो रहा था। तो अगर पेंशन की अगर हम केस देखें, तो जो ओपीएस था उसमें हमको जो पेंशन मिलती थी एम्प्लॉइज़ को वो 50% प्लस डीए मिलता था। यानी जो लास्ट ड्रॉन जो सैलरी होती थी, उसका 50% और उसका डीए हर साल में 2 बार इंक्रीज़ होता था। लेकिन एनपीएस में जो अमाउंट है वो ऐसा कोई फिक्स नहीं है क्योंकि मार्केट से लिंक्ड है। तो इसमें पेंशन फंड मैनेजर जो है आपके इन्वेस्टमेंट को मैनेज करते हैं और इसका कोई श्योरिटी नहीं है कि कितना पेंशन इसमें मिलेगा। बट एक रफ सब कैलकुलेशन करके हमने ऑलरेडी हमारी वीडियोज़ में डाला हुआ है,
आप जाके एनपीएस पे जो वीडियो डाले हैं उसमें देख सकते हैं। डिटेल में हमने कैलकुलेट करके बताया होगा कि कितना आपको पेंशन मिलेगा अगर आप कितना कंट्रीब्यूट करते हैं तो। लेकिन उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। उसी तरह यूपीएस में सरकार ने 50% डीए का जो कॉन्सेप्ट है वो दोबारा लेके आई है कि आपका जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसका 50% प्लस डीए होगा। लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जो 50% प्लस डीए जो है वो लास्ट ड्रॉन सैलरी का नहीं है, लास्ट सैलरी का नहीं होगा। ये लास्ट 1 साल में जो 12 महीने की जो लास्ट 12 महीने की जो सैलरी है आपकी, उसका एवरेज निकाल के जो सैलरी बनेगी, उसका 50% प्लस आपका साल में 2 बार डीए बढ़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की, जिसके लिए एनपीएस का बार-बार विरोध हो रहा था कि कंट्रीब्यूशन इसमें होता है कि नहीं होता है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था एम्प्लॉइज की तरफ से, लेकिन एनपीएस में आपका 10% जो बेसिक पे है आपका उसका कंट्रीब्यूशन होता है। और इसी तरह यूपीएस में भी इसको कंटिन्यू किया गया है और आपके बेसिक का 10% आपका सरकार कंट्रीब्यूट करेगी। लेकिन कंट्रीब्यूशन में आपको यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि ओपीएस में जैसे कि कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, एनपीएस में अगर हम 10% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो सरकार भी हमारी तरफ से प्रेजेंटली 14% का कंट्रीब्यूशन दे रही है। लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम में या यूपीएस में सरकार ने बोला है कि जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो बढ़कर 18.5% हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं लम सम अमाउंट की या ग्रेच्युटी की, जो कितना मिलेगा फाइनल में रिटायरमेंट होने के टाइम में। तो तीनों में ऑप्शन अवेलेबल हैं, तीनों में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम में आपका जो जीपीएफ का अमाउंट था वो पूरा आपका लमसम में आपको मिल जाता था। एनपीएस में आपका जो 60% ऑफ कॉर्पस है, जितना आपने डिपॉजिट किया है उसका सारा मिला के 60% कॉर्पस में आपका 10% जो हर महीने कट रहा है वो प्लस 14% जो गवर्नमेंट काट रही है, उनको मिला के 1 महीने का जो बनता है उसको टोटल सैलरी से आप मिलाएंगे, जितना आपका इकट्ठा हुआ उसका 60% आपको लमसम मिल जाएगा। इसी तरह जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है इसमें भी कॉर्पस का लमसम का एक कैलकुलेशन का फॉर्मूला दिया हुआ, फिक्स फॉर्मूला है वो उसमें। लेकिन आपको थोड़ा सा फॉर्मूला समझने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। उसमें हमने डिटेल में एग्जाम्पल के साथ बताया है कि लमसम कैसे क्रिएट किया जाएगा। यानी कि लास्ट के हर एक 6 महीने का ब्लॉक बनाया गया और 6 महीने के ब्लॉक में आपकी सैलरी का 1/10 काउंट किया जाएगा और जितने साल आपने नौकरी करी है उसी हिसाब से वो काउंट किया जाएगा। अब जो एक मेन और मुद्दा आता है वो आता है वीआरएस का या सुपर एन्युएशन का। अब वीआरएस और सुपर एन्युएशन में फर्क क्या है? सुपर एन्युएशन होता है जब गवर्नमेंट की सर्विस कंप्लीट हो जाती है, 60 इयर्स की एज हो जाती है, तब सुपर एन्युएट होता है कोई आदमी या एम्प्लॉय। लेकिन वीआरएस मतलब अगर वो बीच में छोड़ के जाता है, तो ये बहुत बड़ा सवाल उठता है अभी जो नई पेंशन स्कीम है उसमें, कि वीआरएस के केस में क्या होगा? अगर सुपर एन्युएशन हो गए तो आपका ठीक है, लेकिन अगर वीआरएस होता है तो क्या होगा? तो ओल्ड पेंशन स्कीम के केस में आपको जो पेंशन मिलती थी वो सुपर एन्युएशन पे ही मिलती थी। यानी आपने पूरा कंप्लीट सर्विस किया उसके बाद ही आपको पेंशन मिल पाएगा। एनपीएस में क्या होता है कि अगर आपने वीआरएस लिया है बीच में, तो आपको जितना भी कॉर्पस इकट्ठा हुआ उसका सिर्फ 20% आपके अकाउंट में लमसम मिलेगा। बाकी जो 80% बचेगा उसको एन्युटी प्लान में डाल दिया जाएगा और आपकी पेंशन बन जाएगी। उसी तरह जो अभी नई जो स्कीम आई है उसमें क्या किया गया है कि आप पेंशन एलिजिबल तभी होगे जब आप सुपर एन्युएशन जाओगे। यानी कि जो आपका वीआरएस अगर आप जाते हो बीच में सर्विस छोड़ के, तो उसमें आपको कंप्लीट पेंशन नहीं मिलेगी। इसके लिए सरकार ने क्लियर किया है कि प्रोपोर्शनेट रेट पे कम होती रहेगी और वो आपको मिलेगी। और लास्ट जो पॉइंट है फैमिली पेंशन का, तो फैमिली पेंशन का जैसे कि एनपीएस में कोई प्रावधान नहीं है फैमिली पेंशन का, लेकिन ओपीएस में फैमिली पेंशन थी। कंप्लीट जो आपको एम्प्लॉयज को मिलती थी वो कंप्लीट ट्रांसफर हो जाती थी फैमिली को। लेकिन यूपीएस जो स्कीम लाया है उसमें सरकार ने बोला है कि जो इंडिविजुअल को जो पेमेंट मिलती थी एज ए पेंशन उसका 60% ही फैमिली को मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको इस छोटे से वीडियो से काफ़ी कुछ समझने में आसानी होगी कि तीनों जो पेंशन स्कीम है इनमें क्या डिफरेंसेस है मोटे-मोटे। और अभी थोड़ा टाइम और देना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर होंगी। गज़ट नोटिफ़िकेशन जब आ जाएगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम का या यूपीएस का, जब सरकार गज़ट नोटिफ़िकेशन डाल देगी, उसके बाद में और बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और उसके बाद भी टाइम मिलेगा और सरकार की तरफ से क्लैरिफ़िकेशन आने बाकी हैं। तो इसलिए अभी जल्दबाज़ी ना करें। और सरकार ने वैसे भी ऑप्शन दिया है कि आप एनपीएस को कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर आप यूपीएस को भी चूज़ कर सकते हैं। और सरकार ने ये भी बोला कि सिर्फ़ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ के लिए नहीं है, यूपीएस आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ भी ऑप्ट कर सकते हैं।